2024 में दुनिया के कई देशों में आम चुनाव देखने को मिले जो खुद को एक लोकतांत्रिक देश मानते हैं या दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा ज्ञान देते हैं, जिसमें हमने देखा कि आम चुनाव लड़ने के वह दौर या पारंपरिक तौर तरीके अब खत्म हो चुके हैं। अब आम चुनाव के पारंपरिक तौर तरीके की जगह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन, तकनीक और खास तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जम के किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं चुनाव जीतने के मामले में लगभग सभी हितधारकों की नैतिक जिम्मेदारी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हर राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने की बेताबी दुनिया भर के लगभग सभी देशों में देखा गया है। आने वाले वर्षों में आम चुनाव के इस तौर तरीके के क्या दुष्प्रभाव हो सकते यह तो समय ही बता सकती है, लेकिन यह साफ होता जा रहा है कि अब सभी बुनियादी मानवीय जरूरतें राजनीतिक और उसके शासन के रहमो करम और फैसलों पर टिकी हुई है। अमेरिका को 20 जनवरी 2025 को एक नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है और उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया में अलग अलग कारणों से नए राष्ट्रपति की चर्चाएं भी चल रही है। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह अमेरिका और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में है। इसके साथ ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समिति की ओर से इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई अन्य देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही यह पहली बार है कि कई अन्य देशों के शासनाध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री करेंगे। भारत में लोगों की उम्मीद थी कि भारतीय प्रधानमंत्री इस समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों का मानना है कि अवसर पर ट्रंप और मोदी की दोस्ती को एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। यहाँ के लोग प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किए जाने की उम्मीद आखिर क्यों कर रहे थे? क्योंकि कई अन्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पहले ही ट्रंप से मिल चुके हैं और कई अन्य प्रतिनिधियों और राष्ट्रपतियों को भी इस बड़े समारोह में आमंत्रित किया गया है। इसीलिए लोगों को भारत के लिए भी इसी तरह की निमंत्रण की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मेरा मानना है कि यह बेबुनियाद बातें हैं जिसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। दुनिया के कई देशों का मानना है कि अमेरिका में नई सरकार आने से उनके देश अमेरिका के साथ अपनी प्रतिबद्धता के साथ रिश्तों में सुधार करेंगे, जलवायु परिवर्तन, शोध और प्रौद्योगिकी विकास जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर मिलकर भी काम करेंगे। वहीं कई अन्य देशों का यह भी मानना है कि यह नई सरकार शायद उतनी उपयोगी साबित ना हो जितनी लोगों की उम्मीद है। इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा को लेकर अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका में विलय करने की इच्छा जताई है। कहा कि वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान पर कनाडा में कई तरह की तीखी प्रतिक्रिया भी देखी जा चुकी है। वहीं इस जवाब में CNN के साथ एक इंटरव्यू में कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। कनाडा के लोगों को कैनेडियन के होने पर बहुत गर्व है। हम खुद को सबसे आसानी से प्रभावित करने के तौर तरीकों में से एक यह है कि हम अमेरिकी नहीं हैं। गर्व की इतनी गहराई है और यह वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है। यह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो एक बहुत ही कुशल वार्ताकार हैं, जो लोगों को उस बातचीत से कुछ हद तक विचलित कर रहा है ताकि तेल, गैस, बिजली इत्यादि पर 25% टैरिफ के बारे में बातचीत से दूर हो जाए और अमेरिकी उपभोक्ता कनाडा से जो भी कुछ खरीदते हैं वह अचानक बहुत महंगा हो जाए अगर वह इन टैरिफ पर आगे बढ़ते हैं तो। इसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि लोग वास्तव में यह भी नहीं जानते कि डेनमार्क का इस पर कानूनी अधिकार है या नहीं, लेकिन अगर है तो उन्हें इसे छोड़ देनी चाहिए क्योंकि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है। अपने जवाब में दिनेश सांसद आझा ने कहा कि निश्चित रूप से हर किसी को सुनने में यह रुचि है। ग्रीनलैंड की स्थिति क्या है? ग्रीनलैंड बिक्री के लिए कतई नहीं है। ग्रीनलैंड कभी भी बिक्री के लिए नहीं होगा। हम ग्रीनलैंड के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम बिक्री के लिए नहीं हैं। और यह तय करना अमेरिका पर निर्भर नहीं है कि क्या होने वाला है। यह ग्रीनलैंड की आबादी पर निर्भर करता है। ग्रीनलैंड कोई मागा नहीं बनने जा रहा। मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड में बहुमत उन्हें काफी डरावना लगता है वास्तव में, और काफी असहज भी हैं कि ग्रीनलैंड पे इतना ध्यान केंद्रित आखिर क्यों किया जा रहा है।
और अमेरिका वास्तव में अपमानजनक तरीके से दिखा रहा है कि वे ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं या ग्रीनलैंड को नियंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने चाह रहे हैं, जिसकी एक सुंदरता है, परिधि है जो बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करती है, और वह अमेरिकी की खाड़ी है। यह बयान पर ट्रंप के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले आया है, जो किसी न किसी तरह से अन्य देशों के लिए परेशान करने वाला है। चुनौतीपूर्ण और जटिल लगता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये देश पहले ही अन्य वस्तुओं पर टैरिफ लगाने की बात सुन चुके हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के बयानों को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अगर यह सारी नीति ट्रंप के कार्यवान सूची में है तो इसे अमेरिका के कई अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ अमेरिका के मौजूदा संबंध खराब हो सकते हैं, जिसका असर निश्चित रूप से व्यापार और कई अन्य मुद्दों पर पड़ने वाला है जो अब तक ठीक माने जा रहे थे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के सामने कई चुनौतियां हो सकती है। लोगों की उम्मीद है कि चुनाव प्रचार के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए अवैध अप्रवासियों का मुद्दा अमेरिका के लिए आज भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। रूस और यूक्रेन युद्ध को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाना जाना चाहिए। इजरायल और गाजा मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए और एक परमानेंट सॉल्यूशन भी किया जाना चाहिए। कई मीडिया और यूएन रिपोर्टों के अनुसार इजरायल और गाजा संघर्ष के कारण लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और इस युद्ध में 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और कई अन्य मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में पहला कदम माना जाना चाहिए। 2024 में दुनिया भर के कई देशों में चुनाव हुए और उसके साथ कई तरह की अन्य महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण घटना भी सामने आई। उसके बाद से यह सिद्ध हो चुका है कि आज की दुनिया में सरकार और शासन उन्हीं लोगों द्वारा चलाया जाएगा जिसके पास अधिक धन होगा और जो जन सम्मान को प्रभावित करेंगे। राजनीतिक और शासन के पारंपरिक तौर तरीके अब खत्म हो चुके हैं। वैसे यह कोई नई चलन नहीं है, बल्कि इस तरह की शासन कई सदियों से चली आ रही है। अब कॉरपोरेट शासन सामने आ चुका है और स्थापित राजनीतिक दल और उनकी राजनीतिक का समय लगभग खत्म हो चुकी है। उनकी मौजूदगी तो रहेगी, लेकिन अब वे कॉरपोरेट द्वारा संचालित होंगे, जिसके कारण कल्याण और अन्य नीतियां प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वे कल्याणवाद में कभी विश्वास नहीं किए। उन्हें हर नीति में लाभ चाहिए, चाहे वह सामाजिक नीति हो या सार्वजनिक निजी। इससे कम विकसित देशों में अधिक चुनौतियां, अधिक विविधतापूर्ण आवाजें और जटिलताएं पैदा हो सकती है, जिससे आने वाले समय में कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के लिए शासन करना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज के समय में भारत विभिन्न प्रकार की घटनाओं या मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता समझ रही है, जिससे काफी सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। लेकिन कुछ वाहियात मुद्दों पर चर्चा की जा रही है जो बिल्कुल भी आवश्यक या जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बाहरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कई वास्तविक जीवन के मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है। बाहरी मुद्दों पर चर्चा करने का मतलब किसी व्यक्तिगत राय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, जिसका कोई ठोस मतलब नहीं है।